वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिया था जो चैलेंज 2 में जिसमें 2021 का पेपर आपको सॉल्व कराया था, उसमें 27 नंबर का एक प्रश्न था दोस्तों। ये हमसे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी। इसका आंसर जो था ना वो कुछ और होना चाहिए था, मैंने इसमें प्रतिगमन बता दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्रतिगमन नहीं होगा सही, तादात्म्यकरण होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसको बोला जाता है, तो ये सही होगा। चलो, इससे अगर पॉइंट उठाई है तो इस प्रश्न को हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रक्षा युक्तियों के प्रकार, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आपको पता है, इसके कुछ प्रकार हैं जो ऑप्शन में आए थे, इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इसी बहाने हम जो है पूरा टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, प्रधान रक्षा युक्तियाँ और गौड़ रक्षा युक्तियाँ, यानी कि माइनर डिफेंस मैकेनिज्म और मेजर डिफेंस मैकेनिज्म, 2 भागों में इसको विभाजित किया है ब्राउन ने। ठीक है, अब आपको बता दूं दोस्तों, जो रक्षा युक्तियाँ किसी व्यक्ति के अंतर्द्वंद में जो परिस्थिति होती है उसका खुद ही समाधान निकाल लेते हैं, उसको बड़ी ही वैज्ञानिक ढंग से उनका पूरा समाधान निकाल लिया जाता है, उसको प्रधान रक्षा युक्तियाँ बोलते हैं। और अगर माइनर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वे रक्षा युक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग प्रधान रक्षा युक्तियों के द्वारा एक साधन के रूप में किया जाता है। ये अंतर्द्वंद को खुद ही दूर नहीं कर पाती हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो प्रधान रक्षा युक्तियाँ थी उनके सहायक के रूप में कार्य करती हैं। मुख्य रक्षा युक्तियाँ जो हैं वो इस प्रकार से हैं, इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे दमन है, समन है, प्रतिगमन है, उन्नयन है, युक्ति निर्माण है, प्रक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति और दिवास्वप्न। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप पृथक्करण। तो इतनी है। दमन क्या होता है दोस्तों? दमन का मतलब, सबसे पहला प्रकार है दमन। तो दमन का मतलब देखिए, किसी भी चीज़ का दमन करना, जिसका आप जो है ज़बरदस्ती बलपूर्वक किसी चीज़ को अगर आप अचेतन मन में धकेल रहे हैं तो वो दमन होगा। जैसे आपका किसी चीज़ को करने का मन कर रहा है, मान लीजिए इंसान के अंदर काम प्रवृत्ति होती है और उसका मन है, और लेकिन वो समाज की डर से या अपने अहम की वजह से या किसी भी तरीके से वो क्या करता है, उसका दमन कर देता है। ठीक है, यानी कि बलपूर्वक उसको अचेतन मन में डाल देता है। तो ये एक प्रकार से दमन, उसका इससे छुटकारा पा लेता है। लेकिन जो दमन होता है ये कष्टदायी होता है, इसको बलपूर्वक, कष्टपूर्वक, पीड़ादायक होता है। ठीक है, तो इसमें दुख होता है, इंसान को बलपूर्वक करना पड़ता है। दूसरा समन होता है, जिसको सस्पेंशन बोला जाता है, सप्रेशन बोला जाता है। तो ये दमन का लगभग इसको उल्टा मान सकते हैं आप। ठीक है, तो दमन में बलपूर्वक पीड़ादायक होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यक्ति जानबूझकर किसी भी समस्या को या किसी भी चीज़ को अपने अचेतन मन में डालता है। जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, आपको लगता है कि यार ये गलत हुआ, ठीक है, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप फिर सोचते हो चलो यार छोड़ो, रात गई बात गई, क्या करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये क्या है, समन के अंदर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, जानबूझकर अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, ठीक है, जो आपको दुख दे रहे हैं उनको जानबूझकर आप जो है उसमें डाल देते हैं, किसमें, अचेतन मन में। तीसरा प्रतिगमन आता है, जो मैंने आंसर आपको बता दिया था गलती से। प्रतिगमन का मतलब दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है पीछे लौटना। ठीक है, पीछे लौटने का मतलब है, इसको मॉर्गन ने इस प्रकार से बताया। उन्होंने कहा कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बाल्यावस्था में लौटने की प्रवृत्ति ही प्रतिगमन कहलाती है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लड़की है, वो अपनी माँ के सीने से, छाती से में सिर रख करके फूट फूट कर रोती है, या फिर क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के चीज़ों को ऐसे पटक देती है, इधर उधर फेंकती है, पटकती है। मोस्टली देखा जाए तो ऐसी हरकतें बचपन में होती है ना, मैच्योर होने के बाद हम नहीं करते ऐसी चीज़ें। तो लेकिन ऐसा कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये जो है वापस आप बचपन में लौट के ये चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक रक्षा युक्ति है। आगे बात करेंगे, उन्नयन या उदत्तीकरण, सब्लिमेशन की बात हो रही है। तो दोस्तों, इस रक्षा युक्ति के द्वारा व्यक्ति अपनी असामाजिक इच्छाओं के कार्य को बदल करके सामाजिक कार्य पर ले जाता है। इस युक्ति को परिभाषित करते हुए कोलमैन बोलते हैं कि उन्नयन में व्यक्ति ऐसे सामाजिक रूप से अनुमोदित लक्ष्यों को स्वीकार करता है जो अंतर्नोद का स्थान ले सकें, जिनकी अभिव्यक्ति का सामान्य मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरणों से समझने के लिए मतलब सबसे पहले समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है ना, अब इसको एक प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना वो कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस प्रकार से। जैसे तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, बैजू बावरा हैं, जब ये क्या होता है दोस्तों, प्रेम की बाजी हार कर या फिर अन्य किसी तरीके से, जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े राइटर हैं, पोएट हैं, वो क्या करते हैं, किसी न किसी गम में पढ़ने के बाद वहाँ से मूव ऑन होते हैं और
उसी से रिलेटेड, जैसे जो जितना धोखा जितना बुरा तरीके से खाया होगा उतना अच्छा शायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद करेंगे युक्तिकरण या औचित्य स्थापन की, जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक है। झूठे कारण और तर्क प्रस्तुत करता है। और उदाहरण के लिए अगर आप इसमें समझने की कोशिश करो तो नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति को जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या करता है, अनेक तर्क देता है। जैसे बोलेगा कि अरे पैसा कम था वहाँ, वेतन कम था, पदोन्नति के भी अवसर कम थे वहाँ पर, ठीक है, और अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ अन्य बहाने बना देता है। तो ये इसके अंतर्गत इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, किसको, युक्तिकरण या औचित्य स्थानापन्न को, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रक्षेपण की दोस्तों। प्रक्षेपण में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति क्या करता है, अपने दोष का रोपण जो है किसी दूसरे पर कर देता है, ठीक है। दोष गलती उसकी होगी लेकिन वो दूसरे के सर मढ़ देगा। कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद को नाच आता नहीं है लेकिन आंगन को बता दिया कि आंगन ही टेढ़ा है भाई, इसलिए नाच नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बढ़ई है, वो दरवाज़ा बना रहा है लेकिन दरवाज़ा टेढ़ा हो गया उससे, फिर वो क्या बोलता है, अरे यार लकड़ी ही गीली थी इसीलिए ये दरवाज़ा टेढ़ा हो गया, यानी कि दूसरे के सर पर वो क्या, इसीलिए। जैसे कोई है परीक्षा में फेल हो गया तो वो बहाना बनाएगा कि पेपर जो है आउट ऑफ कोर्स आया था, सिलेबस का था ही नहीं क्वेश्चन सारे, तो ये बहाने बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार को भी उसके अंतर्गत रखा जाएगा प्रक्षेपण प्रोजेक्शन में। तादात्म्यकरण था जो इसका सही उत्तर था इस प्रश्न का, उस पर बात करूं, जिसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब था। इस रक्षा युक्ति में क्या करता है व्यक्ति, अपने व्यवहार, अपनी क्रियाओं और अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, ठीक है, या फिर उसी के अनुरूप बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है किसी को रोल मॉडल बनाना है तो वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है, अभी उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वेशभूषा, उसके बोलने या उसके हेयर स्टाइल आदि की नकल करके उसके समान अपने आप को समझने लगता है तो उसको तादात्म्यकरण कहते हैं। जैसे कि खासकर जो फिल्म स्टार होते हैं उनकी कॉपी करते हैं लोग, ठीक है, उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे बाल, उनके जैसे चलने बोलने का, उठने बैठने का ढंग कुछ लोग अपने अंदर ले आते हैं, तो यही तादात्म्यकरण है, आइडेंटिफिकेशन है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात कर देंगे तो विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इदम की प्रवृत्ति को प्रच्छन्न अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे जब कोई बालक किसी बात से माता पिता से नाराज़ होकर अपने गुस्से को खिलौना तोड़कर शांत करता है। मान लीजिए जैसे आपको किसी बात से गुस्सा आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, दीवार पे मुक्का मार दिया, बिल्कुल, क्योंकि आप जहाँ जिससे गुस्सा है उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने अंदर की जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए आप किसी दूसरी चीज़ पर वो चीज़ निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे वही है, माता पिता से लड़ाई हुई, गुस्सा आया, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, अपना खिलौना तोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये हुआ कि वहाँ का गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकाल देना, इसको विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एक जगह का गुस्से को दूसरी जगह पर निकाल देना, ठीक है। या किसी को अपने बॉस से गुस्सा आया, घर आके उसने अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाल दिया, तो इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। इस रक्षा युक्ति के द्वारा व्यक्ति अपनी हीनता और अनुपयुक्तता के लक्षणों से अपनी सुरक्षा करता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए एक कमज़ोर विद्यार्थी खेल में अच्छा करता है और पढ़ाई की हीनता की क्षतिपूर्ति कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में बच्चा है, वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा हॉकी खेलता है या क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है या खो खो खेलता है, कबड्डी खेलता है, तो स्कूल की अन्य एक्टिविटी में अच्छा है या म्यूज़िक में अच्छा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अपने एक जो काम है, एक जो कमी है उसमें, उसको वो दूसरी कमी से उसको ढक दे रहा है, तो इसको कहेंगे क्षतिपूर्ति कर दे रहा है, यानी कि कंपनसेशन कर दे रहा है। इसी प्रकार से एक कम सुंदर लड़की या लड़का अपने व्यवहार को मधुर बना करके अपनी हीनता की क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कम सुंदर है दिखने की थोड़ा, लेकिन उसका चाल चलन, उसका व्यवहार बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, मधुर है, तो लोग कहेंगे ना कि भाई ठीक है यार, कम पढ़ी लिखी है या सुंदर कम है लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो है कहा जाता है कि समाज में उनकी इज्जत बन जाती है, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उसको समाज में एक दर्जा मिल जाता है ऊपर का। तो ये क्षतिपूर्ति के अंतर्गत
आ जाता है। उसके बाद दिवा स्वप्न, डे ड्रीम्स। दिवा स्वप्न की कल्पना तरंग या तरंगमयी कल्पना भी इसको कह सकते हैं, यानी कि फैंटेसी जिसको बोला जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, तो आपको वो करने को मिलेगा आगे। जैसे इसे हवाई किले बनाना भी कहा जाता है। इस रक्षा युक्त में व्यक्ति कल्पना जगत के विचरण करके अपने तनाव को कम करता है। वास्तविकता के दुखद संसार से दूर जाकर के एक प्रकार की काल्पनिक दुनिया में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। देखा गया है कि जब व्यक्ति तनाव, अंतर्द्वंद या कुंठा की स्थिति में होता है तो वो अपने दिवा स्वप्न के सहारे अपना संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसको परिभाषित करते हुए हैबर और फ्रॉयड ने लिखा है कि कल्पना तरंग में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत दुनिया की रचना करता है जिसमें उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और न्याय की प्रतिमा रहती है। उदाहरण के लिए, निराश प्रेमी अपने काल्पनिक संसार में किसी सुंदरी को अपनी पत्नी या प्रेयसी बनाकर उसके साथ समागम करता है। ठीक है, तो उदाहरण से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दिवा स्वप्न इसी को कहते हैं, डे ड्रीमिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कल्पना और तरंगमयी दुनिया में इंसान जीता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पृथक्करण की, विड्रॉल की। पृथक्करण या पलायन रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति से पृथक कर लेता है अपने आप को। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए, अगर किसी व्यक्ति के दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जैसे किसी के मित्र हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी का उसे चिढ़ाते हैं, तो वो उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है कि भाई ठीक है यार, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो आपके साथ मैं उठना बैठना बंद कर देता हूँ, आपके साथ नहीं बैठूंगा। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि पृथक्करण कर लेता है उससे वो। ठीक है, जब व्यक्ति भयंकर परिस्थिति का सामना करने में अपने आप को अक्षम या असमर्थ मानता है तब वो उससे क्या कर देता है, हट जाता है, उससे पृथक हो जाता है। इसी को पृथक्करण बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इसके प्रकार थे जो हमारे क्वेश्चन मार्क डाउट उत्पन्न हुआ था। उस डाउट को दूर करने के साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है इसके प्रत्येक पहलू पर भी बात कर लें। ठीक है, तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि हमारा प्रश्न का डाउट दूर हो गया, दूसरा उसी से संबंधित हमको ये सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यही उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर उठाइए। अगर आप में से कमेंट करके आप लोगों ने नहीं बताया होता तो शायद मेरा ध्यान भी नहीं गया होता। आप लोगों ने कमेंट किया इस पर और आपने बताया, आपका इस चीज़ के लिए धन्यवाद। आप अवेयर हैं इस बात से, देखने ये चीज़ समझ में आती है। जो लोग ने ध्यान से देखा है उनके ये चीज़ समझ में आया होगा और उन्हें ये आवाज़ उठाई। जिसने खाली हवा में देख लिया और या फिर पूरा वीडियो देखा ही नहीं, उनके समझ में तो आया ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।